नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 11वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मौर्य साम्राज्य का हम लोग ना थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का ना जो सामाजिक विज्ञान में जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक को हम लोग ना इस 1 से 2 महीना में कवर करने की कोशिश करेंगे। और करने के बाद ना फिर हम लोग ना मैराथन क्लास भी चलाएंगे, ठीक है। तो जितना भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले ना 1 हफ्ते पहले रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सीधा सीधा हम लोग ना थ्योरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट ही करना है आप लोगों को। और आज का ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन करके ना ये जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, सबसे पहले देखो मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, सामान्य परिचय को पढ़ते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन। भारत का सर्वप्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से की थी। यह राज्य भारत में विभिन्न साम्राज्य के निर्माण को प्रेरित करता रहा। तो ये जो सामान्य परिचय है उसमें आप लोगों को क्या नोट करके रखना है, सबसे पहले आप लोगों को नोट करना है कि भारत का जो सबसे पहला जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से, अपने जो गुरु है उसकी, चाणक्य की सहायता से। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कई बार, है ना। चलिए सबसे पहले अब हम लोग ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 से 298 ईसा पूर्व था। और आप लोगों को ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है, दोनों में अंतर को समझाया था ना, कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो सन था ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा के जन्म के बाद की जो सन था ना उसे हम लोग ईसवी कहते हैं। समझाया था ना आप लोगों को। चलिए उसके बाद फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। मौर्य वंश के संस्थापक व प्रथम शासक राजा हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो मौर्य वंश के संस्थापक है और सबसे पहला जो शासक है, ये आप लोगों को याद रखना है। राजधानी क्या था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। गुरु व मंत्री कौन था, तो गुरु व मंत्री का जो नाम था ना वो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों ही नाम था, आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा संघर्ष किससे हुआ, तो नंद वंश से हुआ था। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ना, घनानंद, तो उनको हरा करके ना ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति आयोजन। तो हम लोगों ने जैन धर्म जब पढ़े थे आप लोगों को बताया था ना कि 322 ईसा पूर्व में ना सबसे पहला जो जैन संगीति का आयोजन प्रथम में हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था, बताया था ना आप लोगों को। और कहाँ कराया था, तो पाटलिपुत्र में कराया था, बताया था ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। स्वराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने उसके निर्देश पर सुदर्शन झील बनवाया। और सुदर्शन झील कहाँ है, तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इस लाइन में प्रॉपर आप लोगों को याद रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा जाता है प्रश्न में। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है ना वो स्वराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। और किसके आदेश पर करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर करवाया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा ना ये जो सुदर्शन झील है ना उसका जो प्रथम मरम्मत है ना वो अशोक ने करवाया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में। और अशोक के अलावा ना रुद्रदामन प्रथम, स्कंदगुप्त और चक्रपाली जो है ना, इन्होंने प्रमुख जो है ना वो गिरनार पर्वत में जो सुदर्शन झील है उसका ना जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से सम्राट अशोक ने ना पहली बार जीर्णोद्धार करवाया था ये जो सुदर्शन झील है उसका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सुदर्शन झील जो है वो, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। तो चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया था, तो हेलेना से विवाह किया था, जो सेल्यूकस निकेटस की पुत्री था। तो ये आप लोगों को इसके बारे में
याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को एकदम डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जो मुख्य मुख्य है ना, जो चंद्रगुप्त के बारे में, तो इतना चीज़ों को आप लोगों को ना खास तौर से उसमें पढ़ना है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो दूसरा शासक है ना, उसका पुत्र बिंदुसार ना, तो वो आ जाता है। बिंदुसार का जो शासन काल है वो 298 से 273 ईसा पूर्व है, ठीक है। ईसा पूर्व जितना भी जाएगा ना वो नीचे जाता जाएगा, मतलब आगे से ना पीछे जाता जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, उल्टा क्रम में चलेगा जो सन है वो। चलिए, बिंदुसार के बारे में जानते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, अन्य नाम। तो अन्य नाम क्या है? अमित्रोचेडस नाम है, जिसे ना अमित्राघात कहते हैं, जिसका जो अर्थ होता है वो शत्रुओं का वध करने वाला होता है। तो बिंदुसार को अमित्राघात के नाम से जाना जाता है, यह आप लोगों को नोट करके रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा को या किस शासक को अमित्राघात के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है। तो अलग से नोट कर लेना, केवल एक लाइन, बिंदुसार बराबर अमित्राघात। अमित्राघात का मतलब जो है वो शत्रुओं का वध करने वाला, बस इतना लिख लेना, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट को पढ़िए, बिंदुसार 2 समुद्र विजेता था। तो बिंदुसार कितना समुद्र विजेता था? तो 2 समुद्र जो है ना उसका विजेता था। कौन कौन सा? तो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, तो 2 समुद्रों को ना जीता था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके आसपास के जो जितने भी रियासत थे, जितने भी राजा थे ना, उसको हरा करके जीता था, तो इसीलिए उसको ये जो समुद्र विजेता कहा जाता है, ठीक है। अनुयायी के बारे में जानते हैं कि वो किस धर्म का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो है ना वो अजीवक संप्रदाय के अनुयायी था, ये आप लोगों को नोट कर रखना है। बाकी जो आप लोगों राजा महाराजा को देखेंगे ना, मतलब शासक को देखेंगे, वो कभी जैन धर्म को अपनाएगा, कभी बौद्ध धर्म को अपनाएगा, लेकिन जो बिंदुसार है ना वो अजीवक संप्रदाय के थे, अजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, ये डिफरेंट है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है कि बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानता था, बस इतना ही रखना है। उसके अलावा दरबारी राजदूत कौन था? तो दरबारी जो राजदूत था वो प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायनोसस को भेजा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। स्टैबो के अनुसार इसके दरबार में सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने अपनी राजदूत डाइमेकस को भेजा। तो आप लोगों को ये याद रखना है या नोट करके रखना है कि जो सीरिया के जो शासक है एंटियोकस ने ना अपना जो राजदूत है वो डाइमेकस को भेजा। तो बिंदुसार के शासनकाल में कौन राजदूत आया हुआ था? तो डाइमेकस आया हुआ था, जो सीरिया के था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, छोटा छोटा जो लाइन है वो, ठीक है। ऐसे ही जो प्रश्न है ना वो पूछा जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, उसके बाद तीसरा को ध्यान से पढ़िए, अशोक। तो अशोक का जो शासनकाल है ना वो 273 से 232 ईसा पूर्व था। तो चलिए, सबसे पहले ना हम लोग ना अशोक के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? मौर्य साम्राज्य से। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा में कौन आया था? तो बिंदुसार आया था। आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है, बिंदुसार और बिंबसार दोनों अलग अलग है, ठीक है। मौर्य वंश में बिंदुसार आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो पुत्र बिंदुसार है वो दूसरा शासक बना। अब दूसरा शासक के बाद ना उसका जो पुत्र होगा बिंदुसार का, वो पुत्र जो है वो अशोक है। तो अशोक जो है ना वो मौर्य साम्राज्य का क्या बना? तो शासक बना। तो ऐसे सीक्वेंस को आप लोगों को याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो अशोक का जो शासनकाल है वो कहाँ से कहाँ तक था? तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। तो ये आप लोगों को इसके सन को याद रखना है। राज्याभिषेक कब हुआ था उसका? तो 269 ईसा पूर्व में ना अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का प्रांतपति था। कहाँ का? तो सम्राट बनने से पहले अवंती का ना प्रांतपति था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कोई एक विशेष जो क्षेत्र होता है ना उसे प्रांत कहते हैं, आप लोगों को पता होगा ना। और वहाँ के जो शासक है, वहाँ के जो राजा है उसको प्रांतपति कह देते हैं। चलिए, उसके बाद राजधानी कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था। वंश कौन सा था? तो मौर्य वंश का था। धर्म कौन सा अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। बिंदुसार के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि वो अजीवक संप्रदाय को अपनाया था, लेकिन अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो उसके बाद मुद्रा कौन सा था? तो करशापाण था, जिसे पढ़ कहा जाता था। क्या? तो कौन सा मुद्रा चलाया था? तो करशापाण चलाया था। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है जो मुद्रा है उसके बारे में। उसके अलावा बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति कौन सा था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का ना आयोजन किया गया था, जिसका जो सभापति था वो मोगलीपुत्र तिस्ता था। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, मैंने अपने पिछले क्लास में भी बोला था आप लोगों को। चलिए, उसके बाद ना देवानाम प्रियदर्शी का उल्लेख। तो देवानाम
प्रियदर्शी क्या है ये जान लो मस्की के अभिलेख में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, अशोक ने जो है ना उन्होंने देवा नाम प्रियदर्शी का क्या लिया था, तो जो खिताब है वो लिया था, मतलब जो उपाधि है ना वो धारण किया था। तो अशोक को ना प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा नोट करके दिया है उसको पढ़िए ध्यान से। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र व पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। आप लोगों को जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तभी बताया था ना कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने ना अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, बोला था आप लोगों को नोट करने के लिए। चलिए उसके बाद ना नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वंश आएगा वो कौन सा आएगा, तो कलिंग विजय करेगा। कौन, तो जो अशोक जो है ना वो कलिंग विजय करेगा। और कलिंग विजय कब किया था, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय किया था। पढ़िए क्या है इसके डिटेल को। इस युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख कलिंग अभिलेख में है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। कलिंग विजय का वर्णन किस में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है, कलिंग अभिलेख में। कलिंग विजय का कारण दिया है, फर्स्ट को पढ़िए साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीतियों का कारण। दूसरा को पढ़िए लुटेरों के कारण समुद्री लुटेरे कलिंग में रहते थे। तो समुद्री लुटेरे को कारण ना ये जो कलिंग विजय है वो भी किया गया, नोट करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा उपगुप्त से दीक्षा ली। तो ये नोट में आप लोगों को विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो अशोक है ना वो कलिंग विजय के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग विजय किया था और कलिंग विजय करने के बाद फिर ना ये जो बौद्ध धर्म है वो अपनाया था और निग्रोध से ना क्या लिया था, निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और उपगुप्त से दीक्षा लिया था। किससे, तो उपगुप्त से ना वो दीक्षा लिया था। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद अशोक के बारे में थोड़ा सा उसके धम्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। अशोक के धम्म के बारे में बताइए बोल करके, अशोक का धम्म कौन सा है ये भी पूछा जाता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए अशोक के धम्म के बारे में। प्रजा के कल्याण व नैतिक उत्थान की आचार संहिता थी। तो अशोक का धम्म क्या था, तो प्रजा के कल्याण व नैतिक उत्थान के लिए ना उन्होंने अशोक के धम्म दिया था। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। धम्म की परिभाषा दीर्घ निकाय के मूलवाद सूत्र विषय में ली गई है। तो धम्म के जो परिभाषा है वो किस में दिया था, तो राहुलोवाद सूत्र में परिभाषा का विषय ली गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। धम्म पाली भाषा की शब्द है, क्या है, तो धम्म जो है ना वो पाली भाषा का शब्द है, तो नोट कर लेना है आप लोगों को। चलिए उसके बाद अशोक के ना जो उत्तराधिकारी है उसके बारे में जानते हैं। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी बना ना वो कौन था, तो दशरथ बना, जो धर्मावलंबी था, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाता था। उसके अलावा संप्रति था जो जैन धर्मावलंबी था। उसके अलावा शालीशुक था, वो कौन सा था, यवनों के आक्रमण हुआ तो शालीशुक आया। और अंतिम जो सम्राट था ना वो बृहद्रथ था, पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी हत्या करके ना शुंग वंश की स्थापना किया था। तो आप लोगों को ना एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किया वो किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किया। उसके बाद उसका पुत्र कौन आया, तो उसका पुत्र बिंदुसार आया। बिंदुसार के बाद कौन आया, तो बिंदुसार के बाद कौन आया, तो अशोक आया। और अशोक के बाद कौन आया, तो अशोक के बाद जो है वो दशरथ आया। दशरथ के बाद कौन आएगा, तो दशरथ के बाद संप्रति आएगा। और संप्रति के बाद जो आएगा वो शालूक आएगा। और शालूक के बाद जो आएगा ना वो बृहद्रथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ना खास तौर से ये याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश के संस्थापक। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक। तो दो चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य है और मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे वो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की जो हत्या है ना वो पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था और उसके बाद जो है ना वो शुंग वंश की स्थापना कर लिया था। तो इतने चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए उसके बाद ना अन्य संबंध
संबंध के बारे में जानते हैं, अन्य तथ्य है उसके बारे में। सबसे फर्स्ट को पढ़िए। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्णों में विभाजित था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगरी व शिल्प, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद। तो 7 प्रकार से जो अलग अलग समाज है ना वो विभक्त था मेगास्थनीज के अनुसार। जो मौर्य काल में कौन था, तो मौर्य काल में प्रमुख जो दार्शनिक था वो आया हुआ था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो मौर्य काल में ना दास प्रथा प्रचलित था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाएं, विशेषकर शिल्प संस्थाएं श्रेणी कहलाते थे। तो शिल्प संस्थाएं को क्या बोलते थे, तो श्रेणी बोलते थे। नेक्स्ट को पढ़िए। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। हम लोगों ने बहुत सुना है ना तक्षशिला के बारे में, कि मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो तक्षशिला है बोल करके। नेक्स्ट को पढ़िए। मौर्य काल में तक्षशिला में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था, तो मौर्य काल में तक्षशिला था, जहाँ से देश विदेश से बाहर के लोग जो थे ना वो पढ़ने आते थे भारत में। तभी तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था ना जी पहले। तो 2-3 चीज़ों को आप लोगों को खास तौर से याद रखना है। मौर्य साम्राज्य जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ना, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश की स्थापना कब किया गया, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में किया गया था ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। किसकी सहायता से, तो वो चाणक्य की सहायता से। तो ये आप लोगों को याद रखना। और लास्ट जो होगा ना मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक होगा वो बृहद्रथ है। और बृहद्रथ की जो हत्या वो किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को ना, ये जो आज का थ्योरी क्लास है ना उसमें आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों का इसमें लाऊंगा ना, तो जितने भी प्रकार से मौर्य वंश के काल में ना प्रश्न बन सकते हैं, इन तमाम प्रश्नों को आप लोगों के सामने लाऊंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, एकदम डीपली आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास 1 से महीना बचा हुआ है ना आप लोगों के पास अभी, तो 1 महीना में सारा जो सिलेबस है उसको हम लोगों को कवर करना है। तो इसीलिए ना जो जो टॉपिक हम लोगों की सिलेबस में दिया है केवल उसको ही पढ़ना है। एकदम हमको पीएससी टाइप से नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। पीएससी के लेवल से नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर में जो जो डिटेल दिया है ना वो पढ़ना है, ऊपरी तौर पर पूछा जाएगा, क्योंकि ये टेट पात्रता परीक्षा एग्जाम है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो जो बोल रहा हूँ ना नोट करने के लिए, उतना को केवल नोट कीजिए। और उतना ही आप लोगों को ना ये जो नोट्स है ना वो बनाना है और रिवीजन करना है। एकदम डीपली आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का जो MCQ सीरीज़ है उसको लाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया सा पढ़िए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।